Students, we are going to discuss the chapter Indian economy on the eve of independence. इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है फ्रीडम. जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया को फ्रीडम मिली थी 15 अगस्त 1947 में. किससे फ्रीडम मिली थी? हमें ब्रिटिश राज से फ्रीडम मिली थी. ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, राइट? हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में. ईव का मतलब क्या होता है? ईव का मतलब होता है कोई भी स्पेशल ओकेजन से पहले वाली सिचुएशन. तो अगर हम बात करें ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है इंडिपेंडेंस से पहले की सिचुएशन. तो जैसे कि हमारा चैप्टर का नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हम इसके बारे में इंडिया की सिचुएशन देखने वाले हैं इंडिपेंडेंस से पहले क्या थी. Next we have highlights of the chapter. Introduction of the colonial rule. Colonial rule means British राज. जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था उसे हम colonial rule बोलते हैं. तो हम इसमें colonial rule का मीनिंग स्टडी करने वाले हैं डिटेल में. State of Indian economy prior to independence. इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में. मोटिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ colonial rule. colonial rule का मोटिव क्या था? ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज क्यों किया था? नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम. हम इसमें इसका मीनिंग एंड हाउ डू वी कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम ये स्टडी करने वाले हैं. इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल. इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल मीन्स इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल. इफेक्ट क्या था कॉलोनियल रूल का हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे. मोर ओवर हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स पॉपुलेशन की स्टडी. पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही थी, पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में अगर बात करें तो लिटरेसी रेट क्या था, बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, एंड मेनी मोर. फॉरेन ट्रेड स्टडी करने वाले हैं इंडिया का. फॉरेन ट्रेड मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट. इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन सी कंट्रीज के साथ होता था. मोर ओवर कौन से गुड्स इंडिया इंपोर्ट करता था, कौन से गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करता था, ये सब चीजें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है स्टडी ऑफ वर्कफोर्स, कि हमारी वर्कफोर्स कौन से सेक्टर में कितनी एंगेज थी. एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स एंगेज थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स एंगेज थी, एंड टर्शरी सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स एंगेज थी. नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. इंडिया में कॉलोनियल रूल के टाइम पर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, लाइक रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा. हम इसमें ये स्टडी करने वाले. नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल क्या होता है बच्चों? कॉलोनियल रूल होता है जब एक स्ट्रॉन्ग नेशन किसी वीकर नेशन को स्लेव बना के रख देता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उस वीकर नेशन में चलाता है, उस वीकर नेशन के रिसोर्सेज को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, यूज करता है, और उस वीकर नेशन पे पूरा कंट्रोल करने लग जाता है. अपना कंट्रोल कैसे करता है? अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करके दूसरी कंट्री में. सो कॉलोनियल रूल इज द प्रैक्टिस ऑफ द वेल्दी नेशंस टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशंस टू एक्सटेंड इट्स कंट्रोल ऑन अ लार्ज रीजन. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया में बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें दिखता है कॉलोनियल रूल का. फ्रॉम 1858 टू 1947 जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था. 1858 की क्या रेलेवेंस है? 1858 में इंडिया को ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंडर ऑपरेट किया गया था, मतलब इंडिया के ऊपर ब्रिटेन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलने स्टार्ट हो गए थे. एंड फ्रॉम द पीरियड 1858 से लेके 1947 तक ये चीज चली. तो ब्रिटिश राज फ्रॉम 1858 टू 1947 इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया. नेक्स्ट वी हैव स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू इंडिपेंडेंस. प्रायर मतलब क्या होता है? प्रायर मतलब होता है बिफोर. इंडिया की क्या सिचुएशन थी इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया जो हमारा था उसकी क्या सिचुएशन थी. तो इंडिया को गोल्डन सिडाइया के नेम से जाना जाता था, मतलब सोने की चिड़िया. इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं द गोल्डन बर्ड और द गोल्डन स्पैरो. क्यों बोला जाता था इंडिया को सोने की चिड़िया? क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स मिलते थे. इंडिया डील करता था हैंडीक्राफ्ट्स में, चाहे वो वुडन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मेटल हैंडीक्राफ्ट्स हैं. हैंडीक्राफ्ट्स क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट्स होता है हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हाथों से बनाए जाते हैं. तो इंडिया उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस था. इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स गुड्स की जो डिमांड थी वो फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा थी. मोर ओवर इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल्स एंड सिल्क टेक्सटाइल्स. टेक्सटाइल्स मीन्स गारमेंट्स. अपने कॉटन टेक्सटाइल्स, फैब्रिक या बोलो
लो सूट, साड़ीज, कॉटन की, सिल्क की, इनके लिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस था। तो ऐसा क्यों था? ऐसा दो रीजंस की वजह से था, क्योंकि इंडिया में एक तो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप, इंडिया में जो लेबर मिलती थी उसका स्टैंडर्ड काफी ऊपर था, जो हैंडीक्राफ्ट्स में डील करती है लेबर, ठीक है। तो काफी स्किल्ड लेबर इंडिया में अवेलेबल थी जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाती है। नेक्स्ट, सुप्रीम क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज। सुप्रीम मींस बढ़िया क्वालिटी रॉ मटेरियल की हमारे यहाँ पे अवेलेबल थी। बहुत सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल थे हमारे पास, लाइक रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, वूल एक्सेट्रा। तो क्योंकि जब हमारे पास क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अच्छी होती है तो क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड भी बहुत अच्छी निकल के आती है। तो लेट्स रिकॉल द टॉपिक वंस अगेन। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू इंडिपेंडेंस। इंडिया वाज नोन एज गोल्डन सिडाइया, दैट इज द गोल्डन bird or the golden sparrow. India was well known for its handicrafts, cotton, silk textiles because of high standards of craftsmanship, supreme quality of raw material used. Next we have motive of economic policies during colonial rule. Motive का मतलब क्या होता है? पर्पस। जो कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर चला, ब्रिटिशर्स ने जो हमारे ऊपर राज किया, उनका पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज करने का? तो बेसिकली ये तो अंडरस्टूड है कि वो हमारे बेनिफिट के लिए इंडिया में नहीं आए थे, वो अपने ब्रिटेन का बेनिफिट करने के लिए ही इंडिया में आए थे। तो बेसिकली दो उनके पर्पस थे। प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन, वो ब्रिटेन की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। सेकेंड वन, टू प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन, वो ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट भी करना चाहते थे। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे किया। बेसिकली ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन में मॉडर्नाइजेशन हो चुका था, ब्रिटेन में मशीनरीज आ चुकी थी, मोर ओवर ब्रिटेन में टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लेकिन ब्रिटेन के पास रॉ मटेरियल नहीं था। अब जिस भी कंट्री के पास रॉ मटेरियल ना हो तो उसकी प्रोडक्शन तो रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी तो आगे उसकी इनकम रुक जाएगी, क्योंकि क्या सेल आउट होगा? सेल आउट कुछ नहीं होगा तो आगे इनकम कैसे जनरेट होगी, राइट? सो ब्रिटेन में रॉ मटेरियल्स की कमी थी, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को स्मूथली कंटिन्यू करने के लिए इंडिया को टारगेट किया। उन्हें पता था कि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं, लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, शुगर, वूल एक्सेट्रा। तो वो क्या करते थे? वो इंडिया से रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में यानी कि ब्रिटेन में ले जाया करते थे और वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल दे दिया करते थे। मतलब इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल ब्रिटेन को, और ब्रिटेन क्या कर रहा था? ब्रिटेन रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा था इंडिया से अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये गुड्स तो उन्होंने बना लिए, ब्रिटेन वालों ने फिनिश गुड्स बनाए, अब उन फिनिश गुड्स को बेचा कहां जाए ताकि उनकी इनकम जनरेट हो? मतलब प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? हायर पोजीशन पे ले जाना अपनी इकोनॉमी को। तो ब्रिटेन वाले एक हायर पोजीशन पे अपनी इकोनॉमी को ले जाना चाहते थे, तो वो अपनी इनकम भी एनहांस करना चाहते थे। तो उसके लिए अगेन उन्होंने मार्केट ढूंढने के लिए भी इंडिया को ही टारगेट किया। उन्होंने जो फिनिश गुड्स बिकते थे वो इंडियन मार्केट्स में लाकर बेचना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ब्रिटेन ने तो फिनिश गुड्स को इंडियन मार्केट्स में लाकर बेचना शुरू कर दिया, बट हम इंडियंस क्यों ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स को खरीदने लगे? वो हम इसलिए खरीदने लगे क्योंकि इंडियन मार्केट्स में अब दो गुड्स अवेलेबल थे। एक तो इंडिया के खुद के हैंडीक्राफ्ट गुड्स, दूसरी चीज ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स। अब क्या था? हैंडीक्राफ्ट गुड्स में क्योंकि ज्यादा मेहनत लगती है तो वो गुड्स क्या थे? महंगे थे, कॉस्टली थे एज कंपेयर टू ब्रिटेन मशीन मेड गुड्स। मशीन मेड गुड्स चीपर होते हैं एज कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो इसलिए पीपल ने क्या किया? पीपल ने चीपर रेट को देखते हुए ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स को खरीदना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ब्रिटेन ने इंडियन मार्केट्स पे क्या कर लिया था? इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया था, क्योंकि अब इंडिया में हमारे गुड्स, इंडिया के खुद के हैंडीक्राफ्ट गुड्स बिकने बंद हो गए थे और ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स बिक रहे थे। तो इंडिया एक इंपोर्टर बनकर रह गया था फिनिश्ड गुड्स का। यानी कि फिनिश्ड गुड्स में क्या क्या आता है? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स बेसिकली क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो हम अल्टीमेट कंज्यूमर्स के यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स एक्सेट्रा। एंड कैपिटल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए काम आते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट मशीनरी। तो इंडिया वाज इंपोर्टिंग द कैपिटल गुड्स, लाइट मशीनरीज वगैरह फ्रॉम ब्रिटेन। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बहुत प्लान्ड वे में चलते हुए अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट भी कर लिया और प्रमोट भी कर लिया इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, इनकम क्या होता है? हमारी अर्निंग। पर पर्सन अर्निंग कितनी होती है एक पर्टिकुलर एरिया में,
उसे क्या बोला जाता है? पर कैपिटा इनकम। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का एक पर्सन कितना इनकम अर्न कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। किसी भी एरिया की निकल सकती है ये। तो फॉर्मूला क्या होता है इसको कैलकुलेट करने का? फॉर्मूला होता है इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, इनकम ऑफ एरिया, इनकम यहाँ पे टोटल इनकम है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अगर हमें इंडिया की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करनी है तो इंडिया की नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से, तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम इंडिया की आ जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हो, बस आपको उस कंट्री की नेशनल इनकम मोर ओवर पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। So have a look on the per capita income. Per capita income is a measure of the amount of money earned per person in a nation or geographical region. It is calculated by dividing the country's national income by its population. Next we have the concept of India's per capita income during the colonial rule. तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम कॉलोनियल रूल में किसने कैलकुलेट की थी फर्स्ट टाइम? क्या ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट डाले थे? सो द आंसर इज नो, ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट नहीं डाले थे इंडिया की पर कैपिटा इनकम निकालने में या इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। तो कुछ इकोनॉमिस्ट थे जो सामने आए जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया। दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, विलियम दिग्बी, फिंडले शिरस एंड RC देसाई were some of the notable economists who estimated India's per capita income during the colonial period. Next we have the concept of सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। अब हमें देखना है कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था कॉलोनियल रूल के टाइम पे, मतलब जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? नो ग्रोथ। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। इसके पीछे बहुत से रीजंस है, आइए जानते हैं वन बाय वन। ह्यूज डिपेंडेंसी, कौन से लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड थे और ये कैसे रीजन बन गया एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेगनेंट होने का। लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर में कम क्यों थी। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होने का क्या मतलब है और कैसे ये स्टेगनेशन का रीजन था। पार्टीशन ऑफ द कंट्री का पार्टीशन क्यों हुआ था और उससे कैसे ये स्टेगनेशन का रीजन बना। अनइकोनॉमिक एंड फ्रेगमेंटेड लैंड्स क्या होती हैं और ये कैसे एक रीजन था स्टेगनेशन होने का एग्रीकल्चर सेक्टर में। लैंड सेटलमेंट सिस्टम या रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है और ये कैसे स्टेगनेशन का रीजन बन गया। Have a look one by one. Huge dependence on agriculture sector. Huge dependence means बहुत से लोग इस एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे अपने लाइवलीहुड के लिए। Around 85% of the India's population was engaged in agriculture sector at that time. इसलिए इंडिया को एग्रेरियन इकोनॉमी बोला जाता था। तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर जीडीपी में इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन पॉपुलेशन उसमें क्या होती जा रही थी? इंक्रीज होती जा रही थी। तो दैट वाज नॉट यूजफुल फॉर द इंडियन इकोनॉमी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखी जा रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पे 10 वर्कर्स मिलकर वही सेम काम कर सकते हैं, उसी चीज को करने के लिए 15 वर्कर्स इंप्लॉयड हैं। मतलब एक्स्ट्रा जो 5 वर्कर्स इंप्लॉयड हैं उनका टोटल प्रोडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है। So this is called disguised unemployment. Disguised unemployment was seen in agriculture sector. About 85% of India's population was engaged in it. India was called an agrarian economy. नेक्स्ट रीजन वॉज लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। देखो बच्चों, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर कितना ग्रो करेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा माल प्रोड्यूस होगा, तो उतनी ज्यादा सेल्स होंगी, मार्केट में जब बिकेगा तो उतनी ही इनकम जनरेट होगी। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में तो प्रोडक्टिविटी ही नहीं थी, ऊपर से इतने सारे लोग भी एंगेज थे, तो ये रीजन था कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो नहीं कर पा रहा था। हैव अ लुक, क्यों ऐसा था कि प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल आइटम्स की बहुत ज्यादा कम रह गई थी। इट वाज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव मशीनरी। जो मशीन्स वगैरह यूज हो रही थी वो काफी पुरानी यूज हो रही थी, अपडेटेड मशीन्स हमारे यहाँ पे नहीं थी। मोर ओवर ओल्ड मशीन तो यूज हो ही रही थी, प्लस दैट वाज डिफेक्टिव, उन्हें रिपेयर भी नहीं करवाया जाता था और डिफेक्टिव कंडीशन में ही हम मशीनरीज को क्या कर रहे थे? ऑपरेट कर रहे थे। तो मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, लैक ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज। अब इरिगेशनल फैसिलिटीज क्या होता है? इरिगेशनल फैसिलिटीज होता है वाटर सप्लाई करना अपने फार्मलैंड्स पे थ्रू आर्टिफिशियल कैनाल्स। अब इरिगेशनल फैसिलिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोडक्टिविटी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अगर रेनफॉल बहुत अच्छी हो गई तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होगी, अगर रेनफॉल अच्छी नहीं हो पाएगी तो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की अच्छी नहीं हो पाएगी।
लो इनकम एंड लो स्टेमिना ऑफ फार्मर्स। एज वी नो दैट फार्मर्स का हार्डवर्किंग होना बहुत जरूरी है, फार्मर्स का स्टेमिना होना बहुत जरूरी है एक एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हमारे जो फार्मर्स थे वो तो काफी पुअर थे, तो उनके पास तो इतना भी इनकम नहीं थी कि उन्हें 3 मील्स इन अ डे मिल पाए। तो उनको जब खाना ही ढंग से नहीं मिल रहा था, ऊपर से उनका एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता था जमींदार के थ्रू। हम आगे इस चैप्टर के बारे में आगे देखेंगे जमींदारी सिस्टम क्या था। तो जिसकी वजह से फार्मर्स ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी अच्छे से एनहेंस नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट, स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज होना। तो शॉर्टेज थी कैपिटल की, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्लड कंट्रोल सिस्टम अच्छा सा नहीं ला पा रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम कोई प्रॉपर नहीं था, डीसैलिनेशन ऑफ सॉइल नहीं अच्छे से हम कर पा रहे थे। बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम होता है रिवर सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का क्या यूज है एग्रीकल्चर सेक्टर में? बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम में जो एग्रीकल्चर फार्म में जो एक्सेस वाटर हमारा इकट्ठा हो जाता है, मान लो रेनिंग हुई तो उस वजह से एक्सेस वाटर एग्रीकल्चर फार्म में आ गया, या फ्लड आई तो उस वजह से वेस्ट वाटर जनरेट हो गया। तो जो भी वेस्ट वाटर है उसको कैसे रिमूव किया जाए एग्रीकल्चर फार्म से, तो उसमें यूज आता है ड्रेनेज सिस्टम। एंड डीसैलिनेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है? सॉइल में से कुछ सोल्ट सब्सटेंसेस को हटा देना, क्योंकि उससे प्लांट ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन मतलब क्या होता है? कमर्शियलाइजेशन मतलब होता है किसी भी चीज को बिजनेस पर्पस के लिए करना। मतलब किसी भी चीज को इसलिए किया जाए क्योंकि हमें उससे इनकम एनहांस करनी है, हमें उससे पैसा कमाना है। तो पहले जब हम इंडिया में फार्मिंग कर रहे थे, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे नहीं आए थे, तो फार्मर्स फार्मिंग कर रहे थे सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स अपने सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो फार्मिंग कर रहे थे कि हमें हमारे घर के लिए जो नीड्स हैं फूड ग्रेन्स वगैरह की वो पूरी हो जाए। लेकिन जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे एंटर कर गए और उनका रूल चलने लगा, तो उन्होंने फोर्स किया फार्मर्स को टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स। उन्होंने फोर्स किया कि इंडिगो उगाया जाए, और भी जो उनके मतलब की चीजें थी, कॉटन है, ये सब उगाई जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये काफी ज्यादा नीड पड़ती थी, क्योंकि ब्रिटेन में उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफी थी। तो इंडिगो कलर करने के काम आता है टेक्सटाइल्स को। तो फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो इंडिगो उगाएं, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन क्या हो गई? हमारी इकोनॉमी में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम हो गई। और आपको पता है जब भी किसी चीज की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है मार्केट में। सप्लाई जब कम हो जाती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो प्राइस क्योंकि फूड ग्रेन्स का बढ़ गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग, बहुत से इंडियंस अब फूड ग्रेन्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उनके पास खाना भी नहीं था खाने को। और अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी में बहुत सी डेथ देखी गई जो लोगों की हुई ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फेमिन। तो हमारे इंडियन इकोनॉमी में फेमिन आ गई। क्रॉप वॉज ग्रोन विद सोल मोटिव ऑफ सेलिंग इट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के बजाय किस लिए हम उसको बना रहे थे? अब क्यों क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही थी? वो इसलिए हो रही थी ताकि हम उसे सेल आउट कर सकें नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में। दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ for the purpose of raising the money. Farmers were forced to produce commercial crops instead of food grains. This led to low productivity of food grains and occurrence of famine. Next, partition of the country. पार्टीशन मतलब क्या हो जाता है? सेपरेशन होना, डिवीजन होना। तो हमें जैसे कि पता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ था? डिवीजन हुआ था। तो जिसकी वजह से जो फर्टाइल लैंड था वो किसके पास चला गया था? पाकिस्तान के पास। अब हमें पता है कि फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर सेक्टर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा लैंड फर्टाइल होगा उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। बट हुआ क्या? जब पार्टीशन हुआ तो फर्टाइल लैंड तो पाकिस्तान के पास चला गया। तो अब यहां पर इंडिया के पास फर्टाइल लैंड की कमी थी। और क्या था कि इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ जूट इंडस्ट्री को, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड पाकिस्तान की तरफ गया था वो लैंड सुटेबल था जूट प्रोडक्शन में। लेट्स रिकॉल इट वंस अगेन। ड्यू टू डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द मोस्ट फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान. It had adversely affected the jute industry as the land was suitable for jute production. Next we have uneconomic and fragmented land holdings.
अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स का क्या मतलब होता है? अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स वो वाले लैंड्स हैं जिस लैंड पे जो प्रोडक्शन की जाएगी, तो जो क्रॉप की प्रोडक्शन की गई है उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। तो प्रोडक्शन करना बिल्कुल ना के बराबर है, कोई फायदा नहीं है प्रोडक्शन करने का। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब होता है वो वाले लैंड्स जो पीसेज में डिवाइड है, एक साथ पूरा लैंड नहीं है, छोटे छोटे पीसेज में वो क्या है? लैंड डिवाइडेड है। इंडिया का कोई भी लैंड होल्डिंग एक साथ नहीं था। लैंड्स क्या थे? लैंड स्कैटर्ड थे। कोई एक कॉर्नर में है, कोई छोटा सा लैंड दूसरे कॉर्नर में है, कोई छोटा सा लैंड दूसरे कॉर्नर में है। तो मतलब वो क्या थे? स्कैटर्ड थे पीसेस में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल फार्मिंग मेथड्स उस पे यूज प्रॉपरली ढंग से नहीं हो पा रहे थे। तो हमें कोई आउटपुट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं दिख रहा था। तो उन लैंड होल्डिंग्स की लो सरप्लस, मतलब वहां से जो आउटपुट आ रहा था, जो प्रोडक्शन हो रही थी इन लैंड होल्डिंग्स पे, बहुत ज्यादा कम हो रही थी। लेट्स रिकॉल दिस पॉइंट वंस अगेन। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन फार्मलैंड्स वर फ्रेगमेंटेड एंड स्कैटर्ड इनटू पीसेस। मोस्ट लैंड होल्डिंग्स वर यील्डिंग लो सरप्लस। लैंड सेटलमेंट सिस्टम और रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, अब ये क्या था? ये था, तीन टाइप के सिस्टम लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंडर आते हैं: जमींदारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम एंड महालवारी सिस्टम। इन तीनों सिस्टम्स में फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है? लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन। जमींदारी सिस्टम क्या था? जमींदारी सिस्टम में जमींदार्स वर द ओनर्स ऑफ लैंड एंड फार्मर्स वर द कल्टिवेटर्स हु वर यूजिंग द लैंड ऑफ द जमींदार्स टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स फॉर डूइंग द एग्रीकल्चरल फार्मिंग, यू कैन से। तो जमींदार्स को क्या करना होता था? जमींदार्स को फार्मर से रेंट लेकर ब्रिटेन गवर्नमेंट को सबमिट करना होता था, और उसके लिए कुछ फिक्स्ड डेट्स थी, और उसे हम बोलते थे लगान। अब अगर फार्मर्स टाइम पर नहीं दे पाते थे रेंट जमींदार्स को, तो जमींदार्स बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे उन्हें, क्योंकि जमींदार्स के ऊपर भी प्रेशर था। अगर उन्होंने जो फिक्स्ड डेट्स हैं उन पे लगान को सबमिट नहीं किया ब्रिटेन गवर्नमेंट को, तो उनकी जो राइट्स हैं ऑनरशिप ऑफ लैंड की, वो छीन ली जाएंगी। नेक्स्ट, रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सिस्टम में क्या था? फार्मर्स को ही ऑनर्स बना दिया था लैंड का, और फार्मर से डायरेक्टली ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या करती थी? टैक्स चार्ज करती थी। महालवारी सिस्टम में क्या था? हर एक लैंड को एक सेपरेट महल माना जाता था, और उसमें जो टैक्स जो इकट्ठा करती थी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी विलेज कमिटीज की थी। इन तीनों में फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। ब्रिटेन गवर्नमेंट टैक्स की फॉर्म में कह लो या रेंट की फॉर्म में कह लो, बहुत कुछ ले रही थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई एफर्ट नहीं डाला कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर दें। नेक्स्ट वी हैव स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। यानी कि इस टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी इंडिया में जब कॉलोनियल रूल चल रहा था। तो हैव अ लुक ऑन द पॉइंट्स। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री शटडाउन हो रही थी? अनएम्प्लॉयमेंट मींस बेरोजगारी। कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में देखा गया था? इमर्जिंग डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश गुड्स की डिमांड इंडियन मार्केट्स में क्यों हो रही थी? बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज नई सेटअप हो रही थी? स्लो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट स्लो क्यों हो रही थी? नेग्लिजिबल कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ना के बराबर क्यों थी? लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम क्यों था? लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छी तरीके से नहीं आई थी? क्यों सिर्फ 3 ही एरियाज में थी? डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। प्रिंसली कोर्ट्स क्यों डिसअपीयर हो गए थे? लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस पॉइंट्स वन बाय वन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बच्चों, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है शटिंग डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को जब शट डाउन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिशर्स ने बहुत ही प्लान्ड वे में इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का। उन्होंने क्या पॉलिसी यूज की थी? उन्होंने यूज किया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी? ये टोटली ब्रिटेन के फेवर में थी। इंडिया से अगर कोई भी इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, तो उस पे हैवी टैक्सेस लगाए गए थे, जिससे कि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट गुड्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गए थे फॉरेन मार्केट्स में। एंड फॉरेन मार्केट्स में कॉस्टली होने की वजह से उनकी डिमांड फॉरेन मार्केट में क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। और मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया कि इंडिया में भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डिमांड क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। क्यों खत्म हो गई थी? ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के गुड्स अवेलेबल हो गए थे इंडियन मार्केट्स में बहुत ही चीप रेट्स पे। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? डंप किया था अपने गुड्स को इंडियन मार्केट में। डंपिंग का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ही लो रेट पर, बिल्कुल ही कम प्राइजेस पर उन्होंने इंडियन मार्केट्स में अपने गुड्स को क्या कर दिया था? बेचना शुरू कर दिया था। लेट्स रिकॉल दिस पॉइंट इन डिटेल
Britishers introduced discriminatory tariff policy which was in favor of them only. Export of raw material from India to Britain and import of Britain finished goods to India was taxed. अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन को रॉ मटेरियल तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर कोई ब्रिटेन के फिनिश गुड्स इंडिया में कोई इंपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होगा. बट हैवी टैक्सेस वर लेवीड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स. लेकिन अगर इंडिया वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो उनके ऊपर काफी हैवी टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट गुड्स इन फॉरेन मार्केट्स. तो इट लेड टू रिडक्शन ऑफ डिमांड फॉर दीज गुड्स इन फॉरेन मार्केट. तो फॉरेन मार्केट में इन गुड्स की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई. Also the demand for these products reduced in the domestic market. Domestic market में इन गुड्स की डिमांड क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी because of the availability of Britain cheaper goods in the Indian market. अब हुआ क्या, क्योंकि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट गुड्स की जो डिमांड थी वो फॉरेन मार्केट में भी खत्म हो गई और इंडियन मार्केट में भी ना के बराबर हो गई. तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंडस्ट्रीज को काफी लॉस हुआ और उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, शट डाउन करना ठीक समझा. तो यहां पर बहुत ही प्लान्ड वे में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का. नेक्स्ट वी हैव टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब टू फोल्ड मोटिव का मतलब क्या होता है, दो तरफा मोटिव. एक चीज करके दो चीजें मिल जाएं, दैट इज कॉल्ड टू फोल्ड मोटिव. तो दो तरफा मोटिव क्या था इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, टू मेक इंडिया अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन. सिर्फ इंडिया को एक्सपोर्टर बना देना रॉ मटेरियल का टू ब्रिटेन, एंड टू कैप्चर द इंडियन मार्केट्स बाय सेलिंग ब्रिटेन मशीन मेड प्रोडक्ट इन इंडिया. तो इंडियन मार्केट्स पे कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने. इसका क्या मतलब है कि हमारे इंडिया के मार्केट्स में ब्रिटेन के मशीन मेड प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही थी लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड खत्म हो गई. ऐसा क्यों था, क्योंकि ब्रिटेन के जो गुड्स थे इंडियन मार्केट्स में जो अवेलेबल थे वो बहुत ही कम प्राइजेस में अवेलेबल थे, बहुत ही चीप रेट्स पे अवेलेबल थे. तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे ब्रिटेन के मशीन मेड गुड्स को बाय करने. नेक्स्ट वी हैव डंपिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज डन. डंपिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री के मार्केट्स में अपने गुड्स को बेच देती है बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे, यानी कि बहुत ही कम प्राइसेस पे. इसे कहते हैं डंपिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स. तो डंपिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज डन. इट मींस ब्रिटिश गुड्स वर सोल्ड इन इंडियन मार्केट्स एट थ्रो अवे प्राइसेस. नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, अब जो लोग वहां पर काम कर रहे थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, अब उनका काम चला गया था, उनकी जॉब कह लो या उनका काम जा चुका था, वर्क जा चुका था, वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे. तो दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट देखे गए इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम पे. कौन कौन से इंडियन इकोनॉमी में देखे गए, एक तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब हम कोई एक काम छोड़कर दूसरा काम तक पहुंचते हैं, उसको रिज्वाइन करते हैं दूसरे काम को, तो जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में जो टाइम रह जाता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. उस टाइम पे क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड होते हैं. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें मतलब 10 वर्कर्स की जगह 15 वर्कर्स लगे हुए हैं टू डू द सेम वर्क. तो इससे क्या होता है, 5 वर्कर्स जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी कोई प्रोडक्टिविटी काउंट नहीं होती है. तो when some workers are temporarily out of work while changing jobs, it is called frictional unemployment. Disguised unemployment refers to the situation of employment with surplus manpower so that its removal does not affect the total production. नेक्स्ट वी हैव इमर्जिंग डिमांड ऑफ ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स. अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होने लगी थी. इंडियंस ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स को परचेज करना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे क्योंकि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे वो कंपैरेटिवली कॉस्टलियर थे देन ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट्स. मोर ओवर ब्रिटिशर्स ने इंडियन वीवर्स को मना कर दिया था इंडियन मर्चेंट्स के लिए काम करने को, जिसकी वजह से इंडियन मर्चेंट्स का काम भी क्या हो गया, खत्म हो गया था. अब इंडियन वीवर कौन होते हैं, इंडियन वीवर्स वो वाले इंडियन लेबर थी जो यार्न या कॉटन को फैब्रिक में कन्वर्ट कर देती थी. सो फॉर डिक्लाइनिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, इंडियन वीवर्स वर फोर्स्ड टू स्टॉप वर्क फॉर इंडियन merchants. Moreover, heavy export duty on exports of handicrafts from India and dumping of British goods in India was done. Due to this, Indian merchants got collapsed and Britishers enjoyed monopoly in coming years. तो ब्रिटिशर्स को मोनोपोली मिलती रही हमारे इंडियन मार्केट्स में टू सेल आउट देयर गुड्स. नेक्स्ट, बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. अब ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडस्ट्रीज को हमारे इंडिया में सेटअप करना सही समझा और इंडिया में सेटअप किया उन्होंने, लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि उनके पास शॉर्टेज थी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स. मतलब उन्हें लोगों की रिक्वायरमेंट थी जो उनकी इंडस्ट्रीज को मैनेज कर पाए. तो
तो उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया, मैनेज्ड एजेंसी सिस्टम। मैनेज्ड एजेंसी सिस्टम में क्या था कि उन्होंने इंडियंस को हायर किया टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ देयर इंडस्ट्रीज सेट अप इन इंडिया. So have a look on this topic. During the colonial rule, some modern industries were set up in India. Britishers were facing the shortage of entrepreneurship and managerial skills. To overcome this, setting up of industries was done using managed agency system. Under managed agency system, Indians were allowed to see the management of companies set up by Britishers in India. Next we have slow development of modern industries. Modern industries बहुत स्लोली डेवलप हो रही थी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें परमिट नहीं करते थे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज सेटअप है इंडिया में वो मॉडर्नाइज हो जाए, क्योंकि उन्हें डर था अगर इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वही मॉडर्नाइज हो जाएंगी तो ब्रिटेन के गुड्स इंडियन मार्केट्स में बिक नहीं पाएंगे और इंडिया इंडिपेंडेंट बन जाएगा, वो डिपेंड नहीं रहेगा ब्रिटेन के ऊपर. तो ब्रिटिशर्स तो ये चाहते थे कि इंडियंस क्या रहे, डिपेंड रहे उनके ऊपर, तो इसीलिए वो इंडियन इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज भी नहीं होने देते थे, ना वो कोई न्यू इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करने देते थे. तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल कॉटन एंड जूट मिल्स वर सिचुएटेड. कॉलोनियल रूल में क्या देखा गया था, कॉटन एंड जूट मिल्स देखी गई थी. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगन कमिंग अप इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आने लगी. टिस्को को इनकॉर्पोरेट किया गया था 1907 में इन जमशेदपुर बिहार. टिस्को स्टैंड्स फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907 in Jamshedpur, Bihar. Cement, sugar and paper industries were set up after Second World War. Cement, sugar and paper industries भी सेटअप होने लगी Second World War के बाद. नेक्स्ट वी हैव नेग्लिजिबल कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज. नेग्लिजिबल मींस ना के बराबर. कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जो कैपिटल गुड्स में डील करती हैं. कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं विच हेल्प्स अस इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स लाइक मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. तो ब्रिटिशर्स हमें परमिट नहीं करते थे टू सेटअप कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन इंडिया. वाई, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज उन्होंने सेटअप कर ली तो वो ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे. Let's recall the point. Britishers did not permit us to set up capital good industries in India because they want the Indian entrepreneurs to be dependent upon Britishers for their growth. Next, low contribution in GDP. Industrial sector का जो शेयर था जीडीपी के अंदर वो बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ही कम शेयर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करने में कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे थे. मोर ओवर ना तो वो हमें मॉडर्नाइज करने दे रहे थे, ना वो हमें और इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप करने दे रहे थे. सो द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी वाज लो बिकॉज ब्रिटिशर्स डिड नॉट फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ इट. नेक्स्ट वी हैव लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर किसे बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बोलते हैं गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के टाइम पे रेलवेज में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन में देखी गई थी. गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सेक्टर्स में नहीं थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं हो पा रहा था. द पब्लिक सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज कन्फाइंड टू रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन. डिसअपियरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स. प्रिंसली कोर्ट्स भी डिसअपियर हो गए थे, जिसकी वजह से एंड ऑफ स्ट्रेट पेट्रोनेज टू द हैंडीक्राफ्ट्स. हैंडीक्राफ्ट्स भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड था इस वजह से. द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इम्प्लाइड द एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स लीडिंग टू एंड ऑफ स्टेट पेट्रोनेज टू द हैंडीक्राफ्ट्स. नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी होता है स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को स्टडी करना. सेंसस को कंडक्ट किया जाता है पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए, पॉपुलेशन के फैक्ट्स को स्टडी करने के लिए, लाइक व्हाट इज द बर्थ रेट, व्हाट इज द डेथ रेट, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, व्हाट इज मैटरनल मोर्टालिटी रेट. इन सब को स्टडी करने के लिए सेंसस कंडक्ट किया जाता है, मतलब डेमोग्राफी करने के लिए स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को कंडक्ट किया जाता है. एंड ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, किसी चीज का चेंज होना. तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स चेंजिंग पैटर्न ओवर टाइम. सो डेमोग्राफी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स चेंजिंग पैटर्न ओवर टाइम. एज पर द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एवरी कंट्री पासिस थ्रू 3 स्टेजेस. एक थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, जिसमें क्या बोला जाता है, एक कंट्री 3 स्टेजेस से पास होती है. स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3. स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में होता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है. स्टेज 2 में आते आते हाई बर्थ रेट हो जाता है बट डेथ रेट क्या हो जाता है, लो हो जाता है. एंड स्टेज 3 में
लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। स्टेज 3 जनरली देखी जाती है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज में। बेसिकली अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में क्या था, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। बर्थ रेट क्यों ज्यादा हाई होता है, क्योंकि अर्ली मैरिजेस हो जाती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई था। उसके पीछे कुछ रीजंस थे, जैसे नंबर 1 अर्ली मैरिजेस, मैरिज बहुत जल्दी हो जाती थी। जनरली गर्ल्स की मैरिज 13 इयर्स 14 इयर्स की एज में हो जाया करती थी। तो एज अ फीमेल बॉडी कैन डिलीवर द चाइल्ड अप टू 50 इयर्स, सो देयर वाज मोर फर्टिलिटी टाइम पीरियड ड्यू टू अर्ली मैरिज। सेकेंड वन, illiteracy, people were not aware about the family planning methods and they didn't know about the importance of having small size of families also. Third one, male preference, boy child के hope में population और ज्यादा बढ़ती जाती थी, this one. And the fourth one, जो वहां के लोगों की mentality थी वो ये थी कि the more the children the more the assets we have, कि मतलब जितने children होंगे उतना ही हमारे बुढ़ापे में उतनी इनकम हमें आएगी। तो इस वजह से उस टाइम पे क्या था, हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट भी था। हाई डेथ रेट क्यों था, हाई डेथ रेट इसलिए था क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस टाइम पे अच्छे से, डॉक्टर्स नहीं थे, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी अबाउट हाउ टू मेंटेन द हेल्थ, तो हमारा डेथ रेट क्या रहता था, हाई रहता था। अब स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में होता है हाई बर्थ रेट। बर्थ रेट तो हाई ही था, वही सेम सिचुएशन प्रिवेल कर रही थी, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया था, डेथ रेट कम हो गया था। डेथ रेट क्यों कम हो गया था, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डेवलप होना हमारे कंट्री का शुरू हो गया था। नेक्स्ट स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 ज्यादातर देखी जाती है डेवलप्ड कंट्रीज में। इसमें लो बर्थ रेट होता है। लो बर्थ रेट क्यों होता है, क्योंकि पीपल आर एजुकेटेड, they know the importance of having small size of families and they are using family planning methods, तो जिसकी वजह से बर्थ रेट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। एंड डेथ रेट लो इसलिए होता है क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका होता है। there are specialized doctors available, nurses available, hospitals are available, so health services are available, moreover people are very much कंसर्न अबाउट हाउ टू मेंटेन हेल्थ, जिसकी वजह से लो डेथ रेट हो जाता है। तो ये जनरली देखा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में बोला जाता है कि इंडिया ने फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में मूव लिया था इन द ईयर 1921। इंडिया फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में आ गया था इन द ईयर 1921। 1921 के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फॉर 1 मार्क, दैट विच ईयर इज रिगार्डेड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडिया, सो इट इज अ ईयर ऑफ 1921। दिस मीन्स कि इंडिया 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज में था, यानी कि इंडिया में हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था, लेकिन आफ्टर 1921 इंडिया स्टेज सेकेंड में मूव ऑन कर चुका था, यानी कि इंडिया में हाई बर्थ रेट एंड लेस डेथ रेट था। इंडिया का फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, इंडिया का फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था 1881 में। क्या लिमिटेशन आई थी, लिमिटेशन आई थी अनइवननेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत ज्यादा अनइवननेस थी, जिसकी वजह से किसी कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहे थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन, सो इट वाज अंडरटेकन इन द ईयर 1881। नेक्स्ट वी हैव इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, मतलब इंडिया का बर्थ रेट कितना था, इंडिया का डेथ रेट कैसा था, इंडिया का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी थी, पावर्टी थी या नहीं थी तो कितनी थी, इलिटरेसी लेवल कैसा था, एंड मेटर्नल मोर्टालिटी रेट था या नहीं था। तो ये सब हम इस चीज के बारे में इसमें हम स्टडी करने वाले हैं। Have a look one by one. Quantitative appraisal of India's demographic profile during the colonial period. Number 1, high death rate और mortality rate. Death rate indicate करता है कि कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो it was very high. मैंने रीजन भी बताया, due to because there was shortage of health infrastructure. Health infrastructure नहीं था हमारे पास, इस वजह से क्या था कि डेथ भी बहुत ज्यादा होती थी लोगों की। Moreover, people were not aware about how to maintain health. तो हमारा जो इंडिया का डेथ रेट था वो था 40 per 1000. तो इट वॉज वेरी हाई एट दैट टाइम। हाई बर्थ रेट, बर्थ रेट क्या इंडिकेट करता है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर टेकिंग बर्थ राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये था 48 per 1000. Let's recall the points once again. High mortality rate or death rate, it is the number of deaths per 1000 individuals per year. Death rate was 40 per 1000. High birth rate, it is the number of individuals born in a population in a given period of time. Birth rate was 48 per 1000. High infant mortality rate.
अब इन्फेंट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है वो चाइल्ड जिसने अभी 1 ईयर की एज भी अटेन नहीं की है। एंड मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी मीन्स डेथ। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि कितने बच्चों की डेथ हो गई जिन्होंने 1 ईयर की एज भी अटेन नहीं की थी। तो ये भी बहुत ज्यादा हाई था, 218 पर 1000। एंड द रीजंस वर कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मोर ओवर मदर्स वर इलिटरेट एट दैट टाइम, दे डिडंट नो अबाउट हाउ टू मेंटेन देयर हेल्थ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड एंड हाउ टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था। So it is the number of death per 1000 birth of children under 1 year of age. Infant mortality rate was 218 per 1000. Low life expectancy. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज अ नेम सजेस्ट कि अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जिएगा, कितने ईयर्स वो जिएगा, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उस टाइम पे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी। रीजन वर द सेम कि हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, दूसरी चीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लिव आउट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 44 ईयर्स एट दैट टाइम। नेक्स्ट, हाई इलिटरेसी लेवल। इलिटरेसी का मतलब क्या होता है? इलिटरेसी का मतलब होता है सिचुएशन जिसमें कोई रीड भी नहीं कर पा रहा है और राइट भी नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल अनपढ़ जिसे कहते हैं। इलिटरेसी रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट। इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई था, अराउंड 84% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन वाज इलिटरेट एट दैट टाइम। हाई मेटर्नल मोर्टालिटी रेट। मेटर्नल किसे बोलते हैं? मेटर्नल बोलते हैं मोम को, एंड मोर्टालिटी डेथ। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि कितनी मदर्स ऐसी थी जिनकी डेथ हो जाती थी ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द चाइल्ड। तो कितनी मदर्स की डेथ हो जाती थी। सो इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मेटर्नल डेथ्स ड्यू टू बर्थ और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पर 1 लाख रजिस्टर्ड लाइव बर्थ। इट वॉज वेरी हाई ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। ये बहुत ज्यादा हाई था उस टाइम पे। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी गरीबी को बोलते हैं, मतलब वो सिचुएशन जिसमें कोई पर्सन की इनकम बहुत कम है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पाता है। तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी वाज प्रेजेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत ज्यादा पॉवर्टी प्रेजेंट थी। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं थी। नेक्स्ट, इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब हम देखेंगे कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। नेक्स्ट, सो हैव अ लुक ऑन द पॉइंट्स। एडवर्सली अफेक्टेड फॉरेन सेक्टर। नेक्स्ट, मोनोपोली ऑफ ब्रिटेन ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट, स्कैर्सिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। हैव अ लुक वन बाय वन। एडवर्सली अफेक्टेड फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर बहुत ज्यादा अफेक्टेड था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फॉरेन ट्रेड में भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया था? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी कि रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर बना दिया था, लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट एक्सेट्रा। और इंपोर्टर किसका बना दिया था? इंपोर्टर बना दिया था फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स का एंड कैपिटल गुड्स का। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड काफी ज्यादा अफेक्टेड था। इंडिया पहले बहुत सी कंट्रीज के साथ फॉरेन ट्रेड कर रहा था और उन्होंने इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। उन्होंने सिर्फ परमिशन दी थी 3 कंट्रीज के साथ हमें फॉरेन ट्रेड करने की, सीलोन, चाइना एंड पर्सिया। और ब्रिटेन के साथ तो वो कर ही रहे थे। तो उन्होंने बहुत सी कंट्रीज के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड बंद करा दिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे। सो द कॉलोनियल रूल पैरालाइज्ड द फॉरेन सेक्टर ऑफ इंडिया बाय इट्स रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ्स. India became an exporter of primary products like raw silk, cotton, wool, jute, etc. and an importer of finished consumer goods and capital goods. Next, monopoly of Britain over India's foreign sector. मतलब सबसे ज्यादा फॉरेन ट्रेड इंडिया का किसके साथ होता था? ब्रिटेन के साथ. More than 50% of the India's foreign trade was with Britain. मोर ओवर, जो बाद में सुइज कैनल ओपन हो गया था, उससे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल और ज्यादा इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे बढ़ चुका था और इंडिया और ब्रिटेन का फॉरेन ट्रेड और ज्यादा इंक्रीज हो गया था. सो द ओपनिंग ऑफ सुइज कैनल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड. नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अलाउ किया था सिर्फ 3 कंट्रीज के साथ ट्रेड करने को अपार्ट फ्रॉम ब्रिटेन, दैट वाज सीलोन, चाइना एंड पर्सिया. सीलोन को आज श्रीलंका के नेम से जाना जाता है और पर्सिया को ईरान. ब्रिटिशर्स अलाउड इंडिया टू ट्रेड विद फ्यू अदर कंट्रीज लाइक सीलोन, चाइना एंड पर्सिया.
नेक्स्ट, स्कैरसिटी ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज। इसेंशियल मीन्स जरूरी, नेसेसिटी गुड्स यू कैन से, जैसे फूड ग्रेन्स। अब क्या था, ये फॉरेन ट्रेड बढ़ाने के चक्कर में ये जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमें फोर्स किया, इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया कि कमर्शियल क्रॉप्स को उगाओ, तो उसकी वजह से फूड ग्रेन्स क्या हो गए थे, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम हो गई थी। तो यहाँ पे स्कैरसिटी होने लगी थी इंडिया में इसेंशियल कमोडिटीज की, नेसेसिटी गुड्स की स्कैरसिटी यानी कि शॉर्टेज होने लगी थी। फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई थी, क्लॉथ्स की शॉर्टेज हो गई थी, केरोसिन की शॉर्टेज हो गई थी डोमेस्टिक मार्केट्स में। सो द एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, मतलब जो एक्सपोर्ट का जो सरप्लस आया, एक्सपोर्ट से जो इनकम आई जनरेटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वाज एट अ ह्यूज कॉस्ट, उसका बहुत ज्यादा कॉस्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ी। कैसे पड़ी? टू अवर डोमेस्टिक इकोनॉमी, कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में स्कैरसिटी हो गई थी इसेंशियल कमोडिटीज की। सो देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ इसेंशियल गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन इन डोमेस्टिक मार्केट्स। नेक्स्ट वी हैव ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ड्रेन का मतलब क्या होता है? ड्रेन का मतलब होता है बह जा। वेल्थ मीन्स क्या होता है? संपत्ति। तो इंडिया की जो संपत्ति थी वो बह गई थी। कहां बह गई थी? ब्रिटिशर्स की तरफ बह रही थी। मतलब इंडिया की संपत्ति का फायदा इंडिया को नहीं हो रहा था। इंडिया की कौन सी संपत्ति थी, कहां से जनरेट हो रही थी? इंडिया को बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का सरप्लस आया करता था। एक्सपोर्ट का सरप्लस मींस प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आते थे इंडिया को एक्सपोर्ट से। लेकिन ये जो प्रॉफिट था इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इट डिडंट ब्रिंग एनी गोल्ड और सिल्वर टू इंडिया। मतलब इससे कोई इंग्लिश फ्रेज है, इट डिडंट ब्रिंग एनी गोल्ड और सिल्वर टू इंडिया, मतलब इससे इंडिया वालों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। जो भी बेनिफिट हो रहा था वो सब कौन स्नैच कर रहे थे, वो सब कौन छीन रहे थे हमसे? ब्रिटिशर्स छीन रहे थे। इस एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज कहाँ किया जाता था? इस एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज किया जाता था, ब्रिटिशर्स यूज करते थे इसे, किस लिए? टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑफिसेस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन और इन इंडिया। इंडिया में या ब्रिटेन में जो उनके ऑफिस सेटअप थे उनके खर्चे को मीट आउट करने के लिए एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो भी वॉर वगैरह फॉट करती थी, फाइट करती थी, जो भी वॉर वगैरह, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस थे उसको मीट आउट करने के लिए इंडिया की वेल्थ को यूज किया जाता था। कॉलोनियल गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज वगैरह इंपोर्ट कर रही है किसी दूसरी कंट्री से, तो उस दूसरी कंट्री को पेमेंट करने के लिए भी यही इंडिया की वेल्थ को यूज किया जाता था। हैव अ लुक on this point once again. The export surplus which India earned during the colonial rule did not bring any gold or silver to India. It was snatched by Britishers. This export surplus was used by Britishers to make payment for the expenses incurred by the offices set up by the colonial government in Britain. Expenses on war fought by the colonial government, import of services. नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम ये टेबल देख पा रहे हैं, ऑक्यूपेशनल का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वर्कफोर्स के बारे में स्टडी करना। वर्कफोर्स के बारे में क्या स्टडी करना? कि हमारी वर्कफोर्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। मतलब हमारी वर्कफोर्स कितनी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी, कितनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज थी, कितनी सर्विस सेक्टर में एंगेज थी। दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था इंडिपेंडेंस से पहले। आइए पहले रिकॉल करते हैं इसकी डेफिनेशन। Occupational structure means the distribution of workforce among different sectors of the economy like agriculture sector, manufacturing sector and service sector. तो इंडिया में बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली फार्मिंग रिलेटेड होता है, इसमें चीजें उगाई जाती हैं लाइक क्रॉपिंग वगैरह की जाती है। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का रॉ मटेरियल होता है उसको लेकर फिनिश्ड गुड में बनाया जाता है। जैसे शुगर केन है, शुगर केन एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या काम होता है? शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना। सर्विस सेक्टर में बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाती है, बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज which facilitates in the working of agriculture sector and manufacturing sector. जैसा कि ये टेबल बना हुआ है इसमें हम देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 to 75% ऑफ द वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10% ऑफ द वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड एंड सर्विस सेक्टर में 15 to 20% ऑफ द वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड। तो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स हमारी कहां पर थी? सबसे ज्यादा वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका प्रीडोमिनेंस था इंडियन इकोनॉमी पे। प्रीडोमिनेंस मींस प्रभाव होना। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉलोड बाय द सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया को एक एग्रेरियन इकोनॉमी माना जाता था इंडिपेंडेंस से पहले। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हमारी वर्कफोर्स, सबसे ज्यादा हमारी वर्कफोर्स कहां पर एंगेज थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी। तो इट वाज प्रोवाइडिंग द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू मेनी पीपल।
तो ये एक ऐसा सेक्टर था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट वी हैव ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। रीजनल मीन स्टेट वाइज। कुछ स्टेट वाइज चेंजेस दिख रहे थे। क्या दिख रहा था कि कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर डिक्रीज हो रही थी। आइए पहले देखते हैं कि कौन से स्टेट्स में एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स इंक्रीज हो रही थी। दैट वाज राजस्थान, ओडिशा, पंजाब। और कौन से स्टेट्स में जो हमारे वर्कफोर्स है वो डिक्रीज हो रही थी, वो हो रही थी केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एक्सेट्रा। सो लेट्स रिकॉल दिस पॉइंट. The share of workforce in agriculture sector was increasing in some states like Rajasthan, Odisha and Punjab. The share of workforce in agriculture sector was decreasing in some states like Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, etc. Next we have low workforce in industrial and service sector. Industrial and service sector को अगर कंपेयर किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर से तो उनमें काफी कम वर्कफोर्स एंगेज थी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ओनली 10% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ओनली 15 to 20% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव अनबैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होता है, बैलेंस्ड ग्रोथ होता है जब सारे सेक्टर्स इक्वली ग्रो करते हैं। लेकिन अनबैलेंस्ड ग्रोथ में क्या होता है, जब सब सेक्टर्स इक्वली ग्रो नहीं करते हैं। तो हमने यही देखा था कि इंडिया में ग्रोथ अनबैलेंस्ड थी। जो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर थे वो जस्ट अभी ग्रोइंग स्टेज को स्टार्ट हुए थे, दैट वर इन देयर इन्फेंट ग्रोथ स्टेज. Growth is said to be balanced when all the sectors are equally developed. Industrial and service sector were in their infant growth stage. Next we have पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस मींस ब्रिटिशर्स ने क्या ऐसा किया था कि इंडिया को बेनिफिट हो गया था। क्या ब्रिटिशर्स ने इंटेंशनली इंडिया को बेनिफिट दिया था? द आंसर इज नो। ब्रिटिशर्स इंडिया का बेनिफिट करने के लिए कभी नहीं आए थे। ब्रिटिशर्स सिर्फ अपना बेनिफिट करने के लिए आए थे। बट ब्रिटिशर्स ने अपना बेनिफिट करने के लिए कुछ चीजें बनवाई थी इंडिया में, कुछ किया था, कुछ चेंजेस किए थे जिससे इंडियंस का भी फायदा हो गया था। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स के दो में डिवाइड किए गए हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और एक अदर्स। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आता है रोड्स, रेलवेज, इनलैंड वाटरवेज, पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। अदर्स में आता है रिड्यूस्ड इवेंट्स ऑफ फेमाइंस, प्रोमोटेड वेस्टर्न कल्चर, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड मॉनेटरी सिस्टम। A look on these points one by one. Infrastructural development by Britishers. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडिया में ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। नंबर वन, रोड्स। रोड्स को क्यों डेवलप किया गया था? रोड्स को डेवलप किया गया था ताकि जो इनकी ब्रिटिश आर्मी थी वो इंडियंस पे नजर रख सके। मोर ओवर जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं उनकी मूवमेंट हो सके टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके, रॉ मटेरियल्स को नियरेस्ट पोर्ट तक पहुंचाया जा सके ताकि फॉरेन ट्रेड अच्छे से होती रहे। तो रोड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स टू मोबिलाइज द ब्रिटिश आर्मी एंड इजी मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द नियरेस्ट पोर्ट और रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, रेलवेज इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 1850 में, लेकिन रेलवेज ने ऑपरेट करना स्टार्ट किया था 1853 में। रेलवेज का क्या बेनिफिट हुआ? रेलवेज का बेनिफिट हुआ कि ब्रेकिंग द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, जो स्टेट वाइज जो बैरियर्स थे वो सब क्या हो गए थे, ब्रेक हो गए थे। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे बहुत इजीली जाया जा सकता था। नेक्स्ट, हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द इंडियन मार्केट। इंडिया का फॉरेन ट्रेड बढ़ गया था, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हमारे थे रेलवेज में। Let's recall the point of railways. Railways were introduced in 1850, but it began its operation in 1853. It proved in breaking the geographical and cultural barriers, helped in integrating the Indian markets. Inland waterways भी डेवलप किए गए, ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे, लेकिन ये इतने ज्यादा इकोनॉमिक नहीं रहे। ये रेलवेज इनसे ज्यादा इकोनॉमिकल थी, तो इनका कोई इतना अच्छा यूज नहीं हुआ इनलैंड वाटरवेज का। इनलैंड वाटरवेज एंड सी लेन्स वर डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स। इट प्रूव्ड अनइकोनॉमिक एज इट फेल्ड टू compete with the railways. The major ports that facilitated the movement of foreign trade during the colonial period were Bombay, Madras, Calcutta, Karachi and Rangoon. ये कुछ ऐसे मेजर पोर्ट्स थे जिन्होंने फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट किया था। नेक्स्ट, पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। पोस्ट एंड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्यों लाया गया था इंडिया में? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर।
इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंडिया में फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो सेटअप हुआ था वो 1837 में हुआ था एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफिस टेलीग्राफ वाज बिटवीन कोलकाता एंड एस्टैब्लिश्ड डायमंड हार्बर ओपनड इन 1851। 1851 में फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफिस टेलीग्राफ को ओपन किया गया था जो कि कहां पे थी, कोलकाता एंड डायमंड हार्बर के बीच में। सो लेट्स रिकॉल दिस पॉइंट। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन ऑर्डर टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग इंडियन लॉ एंड ऑर्डर। The Indian Post Office was established in 1837. The first line of office telegraph was between Kolkata and established Diamond Harbour, opened in 1851. नेक्स्ट, रिड्यूस्ड इवेंट्स ऑफ फेमीन्स। फेमीन्स के इवेंट कम होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि अब रेलवे